राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक है, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल श्री वी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली एकमात्र महिला उम्मीदवार लक्ष्मी सहगल हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। योग्यता: कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह 1. भारत का नागरिक हो, 2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 3. राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, 4. निर्वाचन के समय किसी प्रकार के रूप लाभ के पद पर नहीं हो, 5. वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति का वेतन 40,000 रुपये मासिक है। इसकी पेंशन 20,000 रुपये प्रति माह तथा कार्यालय व्यय 12,000 रुपये प्रति वर्ष है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मिलने वाली वेतन तथा सभी सुविधाओं का उपभोग करता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद: संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है कि व्यक्ति संसद में किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। 217 है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थीं। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। सबसे कम समय तक एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए, जो मात्र 13 दिन रहे।
कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल श्री जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। 15 संघीय संसद। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के निम्न सदस्यों को निम्न सदन को लोकसभा एवं उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में निम्न प्रकार प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्य उत्तर प्रदेश, इसके सदस्यों की संख्या 31। आंध्र प्रदेश, वहां से 18 सदस्य हैं राज्यसभा में। बिहार के 16 सदस्य हैं। कर्नाटक से 12, गुजरात से 11 सदस्य, राजस्थान से 10 सदस्य हैं। पंजाब से 7, झारखंड से 6, हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश 3, नागालैंड 1, मेघालय 1, त्रिपुरा 1, अरुणाचल प्रदेश 1, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16, मध्य प्रदेश 11, उड़ीसा 10, केरल 9, असम 7, छत्तीसगढ़ 5, जम्मू कश्मीर 4, उत्तरांचल 3, मिजोरम 1, मणिपुर 1, सिक्किम 1, गोवा 1, संघीय क्षेत्र दिल्ली से 3 सदस्य और पुदुचेरी से 1 सदस्य। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। केवल राज्यसभा को राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 249 के अनुसार केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। राज्यसभा में इन केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप का। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93 के अनुसार मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगस्त 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 91वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर होता है।
61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु लोकसभा में 2010 ईस्वी तक स्थानों को सुरक्षित कर दिया गया है। 79वें संवैधानिक संशोधन 1999 ईस्वी के द्वारा लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न हैं। पहली योग्यता, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। 3, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो। 4, वह पागल तथा दिवालिया न हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार किया गया है। 1970 ईस्वी में, 1977 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1984 ईस्वी, नवंबर 1989 ईस्वी, मार्च 1991 ईस्वी, दिसंबर 1997 ईस्वी तथा अप्रैल 1999 ईस्वी में। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 55 सदस्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन में पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब, यदि एक दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो। 2, विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों। 3, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 40,000 रुपये मासिक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार: 1. सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। 2. किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। 3. वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। 4. संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देती है और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करती है। 5. विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। 6. संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। 7. अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणिक विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। वर्तमान समय में विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में लोकसभा सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। राज्य उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य हैं, महाराष्ट्र से 48 सदस्य हैं लोकसभा में,
मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, राजस्थान 25, केरल 20, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4, मणिपुर 2, बंगाल 42, नागालैंड 1, मिजोरम 1, गोवा 2, उत्तरांचल 5, बिहार 40, आंध्र प्रदेश 42, तमिलनाडु 39, गुजरात 26, उड़ीसा 21, असम 14, जम्मू कश्मीर 6, त्रिपुरा 2, पंजाब 13, मेघालय 2, सिक्किम 1, अरुणाचल प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 11, झारखंड 14। संघीय क्षेत्रों से लोकसभा में सदस्य इस प्रकार हैं: दिल्ली से 7, चंडीगढ़ 1, अंडमान निकोबार 1, दमन एवं दीव 1, पुदुचेरी 1, दादरा तथा नगर हवेली 1, लक्षद्वीप 1। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है तथा उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है। प्रथम लोकसभा का गठन 6 मई 1952 ईस्वी को हुआ। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष श्री अनंत शयनम अयंगार थे। संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें: किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। 16. भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266(1) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है: 1. राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय के सभापति। 2. राज्यसभा और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। 3. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। 4. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन। 5. ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। 6. भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट। 7. कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे। 17. भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267। संविधान का अनुच्छेद 267 के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। यह निधि 1950 द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवनाधीन है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है तब तक समय समय पर अनपेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो यह समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। 18. भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है अनुच्छेद 88 के अनुसार। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। 19. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा और उसके आधार 1. साबित कदाचार या 2. असमर्थता हो सकेंगे। इसके पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। इसका वेतन 30,000 रुपये है। यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं, यह इस बात की संपरीक्षा करता है।
20 संविधान में संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। पहली विधि साधारण विधि द्वारा संशोधन, दूसरी विधि संसद के विशेष बहुमत द्वारा, 3 संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। 1 साधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। पहला संशोधन नए राज्यों का निर्माण, दूसरा संशोधन राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन, 3 संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। 2 विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुछ सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रकार प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। 3 संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधनों के प्रमुख विषय हैं। पहला विषय राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंतर्गत, दूसरा विषय राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति अनुच्छेद 55 के अंतर्गत, 3 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 4 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 5 केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, 6 संघीय न्यायपालिका, 7 राज्यों के उच्च न्यायालय, 8 संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध, 9 7वीं अनुसूची का कोई विषय, 9 संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व 10 संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 11 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध, 21 न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय, भारत की न्यायिक व्यवस्था एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 25 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 33,000 रुपये प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को 30,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं, पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, पहला क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यह निम्न मामलों में प्राप्त है। पहला मामला भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। दूसरे मामले भारत संघ तथा कोई एक राज्य अन्य अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। 3 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। 2 अपीलीय क्षेत्राधिकार, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं।
पहला प्रकरण संवैधानिक, दूसरा प्रकरण दीवानी और 3 फौजदारी। 3 परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। 4 पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा किए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। 5 अभिलेख न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। 6 मौलिक अधिकारों का रक्षण। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध, अधिकार पृच्छालेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 के अंतर्गत, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है अनुच्छेद 231 के अंतर्गत। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली और दमन तथा दीव और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 21 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम अर्थात 3 एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक अर्थात 58 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएं। पहली योग्यता भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन 26,000 रुपये प्रति माह है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद मुक्त किया जाता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, किंतु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है जिसके विषय उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उसके आधार पर न्यायालय अपने निर्णय देते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के में किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। उच्च न्यायालय अधिकारिता तथा स्थान। पहला उच्च न्यायालय कोलकाता, जिसका स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मूल स्थान कोलकाता। इसकी खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। दूसरा उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी। क्षेत्रीय अधिकारिता महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नगर हवेली, दमन एवं दीव। मूल स्थान मुंबई। इसकी खंडपीठ नागपुर में भी है। 3 मद्रास उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1862 ईस्वी। क्षेत्रीय अधिकारिता तमिलनाडु और पुदुचेरी। मूल स्थान चेन्नई। इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। 3 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1866 ईस्वी। क्षेत्रीय अधिकारिता उत्तर प्रदेश। मूल स्थान इलाहाबाद और इसकी खंडपीठ लखनऊ में भी है।
5. कर्नाटक उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1884 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कर्नाटक, मूल स्थान बेंगलोर, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। 6. पटना उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता बिहार, मूल स्थान पटना। 7. जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1928 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता जम्मू कश्मीर, मूल स्थान श्रीनगर, इसके खंडपीठ जम्मू में है। 8. उड़ीसा उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उड़ीसा, मूल स्थान कटक, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। 9. गुवाहाटी उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी। क्षेत्रीय अधिकारिता असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश, मूल स्थान गुवाहाटी, इसकी खंडपीठें कोहिमा, इम्फाल, अगरतला एवं शिलांग में है। 10. राजस्थान उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1949 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता राजस्थान, मूल स्थान जोधपुर, इसके खंडपीठ जयपुर में है। 11. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी। क्षेत्रीय अधिकारिता आंध्र प्रदेश, मूल स्थान हैदराबाद, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। 12. मध्य प्रदेश, स्थापना वर्ष 1956 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता मध्य प्रदेश, मूल स्थान जबलपुर है और इसकी खंडपीठें ग्वालियर और इंदौर में हैं। 13. केरल उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता केरल और लक्षद्वीप, इसका मूल स्थान अर्नाकुलम है। 14. गुजरात उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता गुजरात, मूल स्थान अहमदाबाद। 15. दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1966 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता दिल्ली, मूल स्थान दिल्ली। 16. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता हिमाचल प्रदेश, मूल स्थान शिमला। 17. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मूल स्थान चंडीगढ़ है, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। 226. 18. सिक्किम उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता सिक्किम, मूल स्थान गंगटोक, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। 19. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता छत्तीसगढ़, मूल स्थान बिलासपुर। 20. उत्तराखंड उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता उत्तराखंड, मूल स्थान नैनीताल। 21. झारखंड उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 2000 ईस्वी। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता झारखंड, मूल स्थान रांची। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेक्षण तथा अधिकार परीक्षा के लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त हैं। 2. अपीलीय क्षेत्राधिकार। 1. फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। 2. दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख रुपए या उससे अधिक संपत्ति से संबद्ध हों। 3. उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षकता आदि मामलों में भी अपील सुनता है। 3. उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण। यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है वह विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबद्ध है तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित करे, या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है
या विधि से संबद्ध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है। 4. प्रशासकीय अधिकार। उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। नोट: उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबद्ध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। 22. राज्य की कार्यपालिका। महत्वपूर्ण अधिकारियों के मासिक वेतन इस प्रकार हैं। 1. राष्ट्रपति 50,000 रुपये। 2. उपराष्ट्रपति 40,000 रुपये। 3. लोकसभा अध्यक्ष 40,000 रुपये। 4. राज्यपाल 36,000 रुपये। 5. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 33,000 रुपये। 6. सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 30,000 रुपये। 7. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 30,000 रुपये। 8. उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 26,000 रुपये। 9. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 30,000 रुपये। 10. मुख्य चुनाव आयुक्त 30,000 रुपये। 11. महान्यायवादी 30,000 रुपये। 22. राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। यह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होना अनिवार्य है। पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। 3. किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। 4. वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल का वेतन 36,000 रुपये मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार। 1. वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 2. राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है। 3. जब तक वह पद पर हो तब तक उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। 4. राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या उसके पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। 1. कार्यपालिका संबंधी कार्य। ए. राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। बी. राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। सी. राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। डी. राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। ई. जब राज्य का प्रशासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। एफ. राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। जी. राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है। 2. विधायी अधिकार। ए. राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। बी. राज्यपाल विधानमंडल का सत्राह्वान करता है, उसका सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों को संबोधित करता है। सी. वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रखता है। डी. राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। ई. राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। एफ. यदि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय की
को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। जी, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम को है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। एच, कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजता है। 3. वित्तीय अधिकार। ए, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। बी, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। सी, ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता है उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। डी, राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल में के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। ई, राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा इसे दोबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। 4. न्यायिक अधिकार। राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल की स्थिति। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती हैं, नहीं कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उपराज्यपाल दिल्ली, दमन तथा दीव, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। प्रशासक दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप। विधान परिषद। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। वर्तमान में केवल 5 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र तथा बिहार। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। अपवाद इसमें जम्मू कश्मीर है जहां सदस्यों की संख्या 36 है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तथा उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण कार्य कर रहे हों तथा 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषय ज्ञान हो। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद में कुल सदस्यों का 10वांश यानी 1/10 इनमें जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। सभापति उपसभापति को संबोधित कर एवं उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। विधानसभा
विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह उससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। विधानसभा के सत्रावसान यानी प्रोरोग के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 40 सदस्य हैं, गोवा 40 सदस्य, मिजोरम में 40 सदस्य हैं, सिक्किम 32 सदस्य। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो वह निर्णायक मत देता है। जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के 10वां अंश यानी 1/10 सदस्यों की उपस्थितियां गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य संख्या इस प्रकार है विभिन्न राज्यों में। राज्य 1 अरुणाचल प्रदेश, विधानसभा 40, विधान परिषद वहां नहीं है। दूसरा राज्य असम, विधानसभा में 126 सदस्य हैं, विधान परिषद वहां नहीं है। 3 आंध्र प्रदेश, विधानसभा में सदस्य संख्या 294। 4 उड़ीसा, विधानसभा सदस्य संख्या 147। 5 उत्तर प्रदेश, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403, विधान परिषद में 99। 6 उत्तराखंड, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 70, विधान परिषद वहां नहीं है। 7 कर्नाटक, विधानसभा में सदस्यों की संख्या वहां 224 है और विधान परिषद में 75 है। 8 केरला, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 140 और वहां विधान परिषद नहीं है। 9 गुजरात, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182। 10 गोवा, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 40। 11 छत्तीसगढ़, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 90। 12 जम्मू कश्मीर, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 76, विधान परिषद में 36। 13 विधानसभा में सदस्यों की संख्या 81, वहां विधान परिषद नहीं है। 14 तमिलनाडु, विधानसभा सदस्यों की संख्या 234। 15 नागालैंड, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60। 16 पंजाब, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 117। 17 पश्चिमी बंगाल, विधानसभा सदस्य 294। 18 बिहार, विधानसभा सदस्य 243 और विधान परिषद में सदस्य हैं 75। 19 मणिपुर, विधानसभा में सदस्य संख्या 60, विधान परिषद वहां नहीं है। 20 मध्य प्रदेश, विधानसभा सदस्य 230। 21 महाराष्ट्र, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 288, विधान परिषद में 78। 22 मिजोरम, विधानसभा सदस्य 40। 23 मेघालय, विधानसभा सदस्य 60। 24 राजस्थान, विधानसभा सदस्य 200। 25 सिक्किम, विधानसभा सदस्य 32। 26 हरियाणा, विधानसभा सदस्य 90। 27 हिमाचल प्रदेश, विधानसभा सदस्य 68। 28 त्रिपुरा, विधानसभा सदस्य 60। संघीय प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या इस प्रकार है। पहला संघीय प्रदेश दिल्ली, यहाँ विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 70। दूसरा संघीय प्रदेश पुदुचेरी, जहाँ विधानसभा में सदस्यों की संख्या 30। 4 संवैधानिक संशोधन, संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। 5 निर्वाचन संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है।
राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। 23 भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम यानी वारंट ऑफ प्रेसिडेंस इस प्रकार है। 1 राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति, 3 प्रधानमंत्री, 4 राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, 5 भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 कै उप प्रधानमंत्री, 6 भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष, 7 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता, 7 कै भारत रत्न सम्मान के धारक, 8 राजदूत, 9 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 9 कै मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 10 राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री। नोट: मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9 कै की स्थिति प्रदान की है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा। यह संशोधन अगस्त 93 में किया गया। 24 केंद्र राज्य संबंध। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियां दी गई है। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी सूची राज्य सूची और 3 समवर्ती सूची। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। इस सूची में कुल 99 विषयों को शामिल किया गया, जिनमें प्रमुख हैं रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि। राज्य सूची: इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 61 है, जिनमें प्रमुख हैं लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। समवर्ती सूची: इस सूची में शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडलों दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानूनों में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 52 है। इनमें प्रमुख हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथ्य तथा सामाजिक योजना। अवशिष्ट विधायी शक्ति: जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया, उन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति: संविधान के अनुच्छेद 249 में प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय की भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत इस प्रकार हैं: निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि, भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार। राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायन पर कर, विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी। केंद्र एवं राज्यों को मध्य विवादों को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए, जो इस प्रकार हैं: प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति एवं सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था, जिसने अपनी 1600 पृष्ठ वाली रिपोर्ट 1987 ईस्वी में केंद्र सरकार को सौंप दी। 25 अंतर्राज्य परिषद।
संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। पहली बार जून 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी। इसमें निम्न सदस्य होते हैं: प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्री, मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें वर्ष में 3 बार की जाएंगी, जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उसके अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अथवा अवश्य उपस्थित हों। 26 वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। अब तक 12 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के द्वारा किया जाता है। पहला वित्त आयोग नियुक्ति वर्ष था 1951। इसके अध्यक्ष थे श्री के.सी. नियोगी। इसकी अवधि थी 1952 से 57। दूसरा वित्त आयोग 1956 में नियुक्त हुआ। इसके अध्यक्ष थे के. संतानम। इसकी अवधि 1957 से 1962 ईस्वी थी। तीसरा वित्त आयोग 1960 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसके अध्यक्ष ए.के. चंदा थे। अवधि 1962 से 1966 तक थी। चौथा वित्त आयोग 1964 ईस्वी में हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार थे। ये 1966 से 1969 तक रहा। पांचवा वित्त आयोग 1968 ईस्वी में स्थापित हुआ, जिसके महावीर त्यागी अध्यक्ष थे। इसकी अवधि 1969-70 के बीच में रही। छठा वित्त आयोग 1972 ईस्वी। इसके अध्यक्ष पी. ब्रह्मानंद रेड्डी थे। इसकी अवधि 1974 से 1979 ईस्वी तक थी। सातवां वित्त आयोग 1977 ईस्वी में नियुक्त हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री जे.पी. सेलट थे। इसकी अवधि 1979 से 1984 ईस्वी तक रही। आठवां वित्त आयोग 1982 ईस्वी में नियुक्त हुआ। इसके अध्यक्ष थे श्री वाई.पी. चौहान। इसकी अवधि 1985 से 1989 तक थी। नौवां वित्त आयोग 1987 ईस्वी। इसके अध्यक्ष N.K.P. साल्वे। 1989 से 1995 तक इसकी अवधि रही। 10वां वित्त आयोग 1992 ईस्वी में नियुक्त हुआ। इसके अध्यक्ष श्री के.सी. पंत थे। अवधि 1995 से 2000 ईस्वी तक रही। 11वां वित्त आयोग 1998 ईस्वी। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर A.M. खुसरो थे। इसकी अवधि 2000 से 2005 तक रही। 12वां वित्त आयोग नियुक्ति 2003 ईस्वी। अध्यक्ष डॉक्टर सी. रंगराजन। इसकी अवधि 2005 से 2010 ईस्वी तक रही। 27 योजना आयोग। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 28 राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव ही इस परिषद का सचिव होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। 29 लोक सेवा आयोग। भारत में सन 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में विधि आयोग ने सिफारिश की थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि वह 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, परंतु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निरर्हताओं होने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं। 30 निर्वाचन आयोग। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्षों या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो तब तक रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन यानी 30,000 रुपये मासिक एवं भत्ते प्राप्त होंगे। पहले चुनाव आयोग 1 सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया।